तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड 5। हाँ, एपिसोड 5 था। डे 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 4 और 5 मिक्स किया था एंड में। एपिसोड आया था 2 दिन पहले, मैंने आधा उस दिन देखा था। देन मेरी वर्कशॉप्स थी तो मैं उन चीज़ों में बिजी हो गया, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैंने अगले 2 एपिसोड नहीं देखे। वीकेंड का वार ऑब्वियसली हो गया होगा, पर मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मेरा रूल होता है कि मैं चीज़ देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि बग्गा जी और वायरल भाभी को कमरे से, जेल से निकालने के लिए बिग बॉस ने बोला कि जेल कभी खाली नहीं रहेगा, जेल में हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा। अच्छा बिग बॉस, चीज़ वो बोला करो जो आप मेंटेन रख पाओ। ठीक है। पिछले OTT वाले सीज़न में उन्होंने फ़ोन वाला कॉन्सेप्ट लाया, वो उनसे मेंटेन नहीं हुआ। हर सीज़न में कोई ना कोई बाहर वाला अंदर वाला, दोजक, क्या नाम है, हेल और हेवन वाला कॉन्सेप्ट आया था सीज़न 7 में। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ देते हैं हर सीज़न में, लेकिन वो 1 महीना चलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, स्टोरी की डिमांड होती है, उससे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई ऐसा एक, अगर आप फॉर्मेट लाओ जो आप थ्रू आउट पूरा सीज़न फॉलो कर सको। एक दफ़ा जहाज़ गिरा दिया था, जहाज़ में रहना पड़ रहा था। मतलब चीज़ें अच्छी ट्राई करते हैं, मज़ा देती हैं, लेकिन वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन ही वो मज़ा दे रही होती हैं। अब कैसे आप, जेल कभी खाली नहीं रह सकता, तो कैसे जेल भरी रखोगे? तो या तो फिर ये करेंगे कि जेल बंद ही कर देंगे। सही है। देन जो आज करेक्टर मेरे लिए शाइन हुआ है वो है अविनाश। अविनाश का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आज बड़ा क्लियर फील हुआ है कि बंदा सही बोलता है। मुझे पहले दिन से ही सही लग रहा था, पता नहीं क्यों करण का और अविनाश का थोड़ा सा एक आर्ग्यू टाइप सा बन रहा था थोड़े दिनों से, लेकिन अविनाश मुझे सही जगह पे स्टैंड लेता दिखता है। फिर पूरे एपिसोड में ना, मैं देख रहा हूँ एपिसोड के विवियान दिख ही नहीं रहा। विवियान ने सुबह बस स्टार्टिंग में अपने, विवियान वाला जो सीन है ना, उसमें ये था कि विवियान स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया गया, उसके बाद तो वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। जैसे वो उसने अपने पासपोर्ट वाली, US वीज़ा वाली उसने जो इंटरव्यू बताई, फिर उसके बाद करण के साथ। अच्छा मुझे ना इन दोनों के रिलेशन में ना, करण और विवियान के रिलेशन में, करण की तरफ से ना कहीं कहीं वो टॉन्टिंग वाइब आती है, वो जैसे जेलसी वाइब देता है कहीं कहीं। लेकिन करण भी आज मेरे लिए शाइन हुआ है एक जगह पे, जब करण का और आफरीन खान जो हैं साहब, उनका जब कन्वर्सेशन हो रहा था शिल्पा जी के सामने। शिल्पा जी के सामने। ठीक है। तो उस कन्वर्सेशन में, अब वो कन्वर्सेशन क्या थी, वो कन्वर्सेशन शुरू हुई थी ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, जिसमें पहले आफरीन जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब आफरीन, अगर मैंने 2 बार वो कन्वर्सेशन सुनी। ठीक है, उसका 2 बार सुनने का रीज़न ये था कि मैं क्लियर होना चाह रहा था कौन क्या बोलना चाह रहा है। अब मुझे मुझे पहले दिन से समझ लगती कि आफरीन खान साहब जो हैं, वो माइंड कोच कैसे हैं, अगर उन्हें हर बंदा ही समझ रहा है। अब जैसे पूरी कन्वर्सेशन खत्म हुई, करण ने बोला चले मैं लू होके आता हूँ, आपके वैसे भी दिल में कोई बातें होंगी जो आपको करनी होगी। और जैसे ही वो गया, वो वाकई बोलने लग गया कि ये शो में है तो इसलिए ठीक है, नहीं तो बाहर तो मैं फाड़ देता इसको। यार माइंड कोच इस तरह की बातें करते, मुझे समझ नहीं लगती कि एक पर्सनैलिटी अगर ये चीज़ ट्रेन कर रही है लोगों को, तो उसको खुद ही अपने आप को ट्रेन नहीं किया जा रहा। माइंड कोच का काम ये होता है कि दूसरे लोगों की अब वो देखो, उसने तुम्हें जज कर लिया, वो तुम्हें जज करके गया है कि मैं जाऊंगा तो मेरे बारे में बुरा बोलेगा, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम ना बोलो। वो तुम्हें बोल के भी जा रहा है, फिर भी तुम बोल रहे हो। सही है। अब एक ये चीज़। देन उसके बाद सपना जी के ऊपर अगर बात कर लें, तो शहजादा भी बोल रहा था दल्ले से, क्या नाम है, अब देखो यार मैं एक बात बोलूँ ना, जैसे आज क्या, रजत, रजत साहब ने अविनाश से सॉरी बोला कि मैंने बाप वाला लफ्ज़ बोल दिया, गलत है। अच्छा यार, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि लाइफ ना, लाइफ कॉमेडी टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, हर बंदे के लिए डिफरेंट चल रही है। ठीक है, इसीलिए लर्निंग्स भी डिफरेंट होती है। हर बंदे में अच्छाई होती है, हर बंदे में बुराई होती है। अब कौन उसकी अच्छाई को ऊपर लेके जा रहा है, कौन उसकी बुराई को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन एट द एंड ना, रियलाइजेशन हर किसी को हो जाती है अपनी गलतियों की। अब उसके बाद वो उसको बेहतर करता है या उसको और एक्सट्रीम कर देता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे एक रजत
साहब एक सिनेरियो में अब इधर रह रहे हैं, तो ये उनके लिए लर्निंग प्रोसेस है। हो सकता है जब वो यहाँ से निकले तो वो एक बेहतरीन इंसान बन के निकले। तो हमारी तो यही कोशिश होगी कि हम अपना रिव्यू उस वे में दें कि मैं जो चीज़, मेरा ये हमेशा रिव्यू का सीन ये होता है कि मैं शो को शो की तरह जज करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो गुड पर्सनैलिटी थे और वो बेहतरीन होके निकले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आए हैं जो बैड पर्सनैलिटी थे, वो भी बेहतरीन होके निकले हैं। और फिर कुछ ऐसे भी आए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ शो करते थे, लेकिन जब वो शो के दौरान रहे हैं तो उनके जो फ्लॉज थे वो हाईलाइट हुए हैं और हमें पता चला है कि वो कितने एक्सट्रीम बुरे लोग हैं। ठीक है, चीज़ें होती हैं। फिर मुझे ताज़ा खबर का एक डायलॉग याद आ गया है कि लोग कहते हैं ना कि इंसान बुरा या नहीं, लोग कहते हैं इंसान बुरे या अच्छे नहीं होते, वक्त बुरा या अच्छा होता है। झूठ कहते हैं, इंसान ही बुरे या अच्छे होते हैं। तो वाकई ये चीज़ मैटर करती है। जो अच्छा इंसान है ना, वो किसी के बुरे वक्त में भी उसके साथ अच्छा ही रहेगा। तो चीज़ें हैं ऐसी बहुत सारी। खैर, सपना जी की बात कर रहा था मैं। तो सपना जी से ना मुझे पहले दिन से थोड़ी सी वाइब आती है कि वो थोड़ा सा मैन्यूपुलेट कर रही हैं लोगों को। और आज शहजादा भी रजत साहब से डिस्कस कर रहा था, और देन वो कन्वर्सेशन के दौरान भी, अब देखो हर बंदा ना अपनी प्रायोरिटीज सेलेक्ट कर लेता है, उसका वो ले उसको समझ लग जाती है कि ये मुझे लेके आगे जाएगा। जैसे OTT सीज़न में आपको याद होगा वो जो टैरो कार्ड रीडर आई थी नेपोटिज्म वाली, ठीक है। अब इसी तरह ना मुझे कहीं की फील होता है कि आफरीन साहब जो हैं, आफरीन खान साहब जो हैं, ये मुझे मुझे पता नहीं इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी नेपोटिज्म की पैदाइश लग रहे हैं। पता नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन बिग बॉस की एक मैं गेम समझ गया हूँ। हर सीज़न में ना एक नेपोटिज्म वाला डाल देते हैं, उसको उसको ना कोई और प्रोफेशन भी दे देते हैं खुद ही से कि जी तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम टैरो कार्ड करती हो, चलो तुम्हें शो में भी हम तुम्हें एज ए टैरो कार्ड रीडर ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा आफरीन तुम क्या करते हो, तुम फ्री टाइम में माइंड ट्रेनिंग वाली वीडियोस देखते हो, अच्छा करते नहीं हो, देखते हो सिर्फ, चलो हम तुम्हें एज अ माइंड रीडर ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये वाली चीज़ आती है वाइब। अच्छा खैर, आफरीन खान की पहले बात करें। आफरीन खान की वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाया गया करणवीर की तरफ से, करणवीर नाम नहीं है ना उसका, करण की तरफ से, कि आपने उसका कन्वर्जन करवा आपने उसको कन्वर्ट करवाया है। अच्छा, एक हाईलाइट दे दूं मैं, अगर कोई मैं आपको बाकी सब थोड़ा सा रिलीजन की नॉलेज दे देता हूँ। मुस्लिम जो होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि कन्वर्ट किया गया है। अगर कोई बंदा मुस्लिम होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्ट होना। रिवर्ट होना क्या कहते हैं, रिवर्ट होना। तो ये एक नॉलेज मैं दे देता हूँ कि अगर मैंने आजकल नेट पे बहुत सारी वीडियो देखी है कि विवियान भी रिवर्ट हो चुके हुए हैं। तो ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। खैर, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, लेकिन रैंडम मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी। देन प्रोडक्शन वाले में भी बात कर रहे थे। बाय द वे प्रोडक्शन हमारी सारी जा चुकी हुई है, अब हम अकेले बैठ के काम करेंगे, सब छोड़ के, कोई नहीं रहता साथ अपने। खैर, अब चीज़ ये है कि जो मुस्लिम होते हैं ना किसी और रिलीजन से, तो उनको रिवर्ट बोला जाता है, सही है। तो अगर सारा पहले मुस्लिम नहीं थी और अब रिवर्ट हो चुकी हुई हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सारा भी थोड़ी सी ना कनिंग पर्सनैलिटी हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे। क्योंकि ये भी ना एक डिसऑर्डर होता है कि आप चिड़चिड़े इतने रहें, यानी कि आपको पीस नहीं मिल रहा होता, तो वो पीस जो है ना वो प्रैक्टिस से मिल जाता है। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पीस मिल जाएगा उन्हें भी। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट के पहले करण को आफरीन ने बोला कि आपकी शायद फेल्ड मैरिज हो, या वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, मुझे नहीं पता। अब वो एक, इस कन्वर्सेशन में ना मुझे 2 बार सुनने के बाद ये फील हुआ कि आफरीन एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। अब मुझे नहीं पता कि उसको वो बात पता होगी, मे भी पता चल ही गई होगी, पूरे घर में बातें सेम ही होती हैं कि एक शादी टूटी हुई है, तो उसने उसी को मुद्दा पकड़ के आगे और थोड़ी सी कहानी बिल्ड कर दी। अब वही बात जब करण ने की, करण ने बोला कि क्या आपने अपनी वाइफ को रिवर्ट किया एंड ऑल, तो अब वो ऑफेंसिव हो गया। उसने बोला दिस इज़ ऑफेंसिव क्योंकि आप मेरी बीवी को इंक्लूड कर रहे हो। अब बीवी को देखो, बातें दोनों सही हैं। बातें दोनों सही कैसे हैं कि उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन
यहाँ पे एक बंदा जो शो में है, ठीक है, जिसका सबको पता है और उसको पॉइंट करके बात की जा रही है, तो वो दोनों ही अपनी जगह पे गलत थे, दोनों ही अपनी जगह पे सही थे। तो इसी तरह ना बहुत ही ज़रा ना वो एक अजीब सी कन्वर्सेशन थी। और उसी के दौरान मुझे शिल्पा जी की साइड फील हुई, जैसे शिल्पा, जैसे मैं बता था, टैरो कार्ड रीडर ने चुन लिया था, किसको चुन लिया था कि मुझे फाइनल में लेके जाएंगे, वो विशाल और कटारिया को। मेरे दिमाग से नाम निकलने लग गए, पता है, इतना दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, हालांकि 3 महीने पहले हमने उसका पूरा रिव्यू किया। विशाल और कटारिया को उसने चुन लिया हुआ था। बीच में फिर सना मकबूल भी आ गई थी, और सना मकबूल ने बड़ी तड़ाकेदार गेम खेली है। मैं सही बात बताऊँ ना, तो माइंड, जो एक्चुअल माइंड ट्रेनर थी ना, वो सना मकबूल थी, इन लोगों को पता ही नहीं चला है। सना मकबूल के वैसे करणवीर साहब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। करण साहब के साथ मेरी रील दिखी थी इनकी कल। बात ये है कि इसी तरह जो शिल्पा जी ने, इन्होंने मुझे लग रहा है करण को चुन लिया हुआ है, और दूसरी तरफ रजत को चुन लिया हुआ है। ये ना एक टीम सी बिल्ड कर रही हैं। खैर, उसके बाद मुहिम चली कि जेल से निकालने वाली मुहिम चली, जिसमें ईशा, विशाल और करण, इनको ना राइट दिया कि एक बंदे को जेल में डालना। उन्होंने डाल दिया गुणरतन साहब को। गुणरतन साहब के अंदर से एक्टिंग शुरू हो गई। अच्छा, गुणरतन साहब भी अजीब ही पर्सनैलिटी है, अपनी मर्जी का बंदा है, उसको जो करना है उसको वही करना है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, वो अपनी बीवी को आई लव यू भी चीख रहा है पूरा दिन। अच्छा, अब वो चीज़ें बोर कर रही थी, लेकिन अब अगर हम मैं दो चीज़ें मुझे फील हुई, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विवियान ना पूरे शो में स्टार्टिंग में दिखा और फिर एंडिंग में दिखा और कहीं नहीं दिखा। ठीक है, बाकी बोंगी हरकतें ही दिखाई जा रही थी। कभी जेल का पार्ट दिखाया जा रहा है, उसमें भी कहीं कोने में खड़ा है अपना, वो कोई भाव नहीं दे रहा है। फिर आफरीन खान कोशिश करते दिखते हैं कि वो कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहें, कहीं ना कहीं वो अपना एक पॉइंट रखते रहें, वीडियोस में आते रहें, शोज में दिखते रहें, वो शाइन होते रहें, उनकी ये कोशिश होती है। देन उनकी वाइफ की मैं बात कर रहा था, सारा आफरीन खान, और उनका सीन पता है क्या है, वो थोड़ी सी ना इम्पल्सिव है। जैसे कि वो जब गुणरत्न साहब को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब भी वो हाइपर हो रही थी, देन वो गुस्सा कर रही थी। फिर वो विशाल विशाल पे मेरे ख्याल से गुस्सा कर रही थी। विशाल ने बोला आप क्यों हाइपर हो रही हैं, इधर आए मेरी बात सुने। वो बाहर चली गई। बाद में उसने बाहर जाके भी उसको समझाया कि ये चीज़ें आप किस तरह कर रही हैं, छोड़ें इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैटर किस तरह करती हैं कि वो जो पर्सनैलिटी ना, वो मैंने जितना आफरीन खान की वाइफ को मैंने देखा है, वो थोड़ी सी इम्पल्सिव है, लेकिन वो बुरा करेक्टर नहीं है, मुझे फील हो गया है। जैसे मैंने पहले दिन ही बोला था कि जिस तरह उसने जज कर लिया था चाहत चाहत को, तो वही वाली बात मुझे फील हुई कि चाहत तो ड्रामा है, उसको मैंने भी फर्स्ट डे जज कर लिया था, उसकी ओवर एक्टिंगें चल रही हैं, और विवियान ने उसको अच्छे तरीके से जज कर लिया है। जैसे उसने एंड में भी बोला, एपिसोड अगला दिन जब शुरू हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से अगला दिन अब आना है वीकेंड का वार, तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने अगला दिन थोड़ा दिखा दिया, क्योंकि वीकेंड के वार के चक्कर में बाकी दिन 2-3 दिन मिस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी उन्होंने क्लिप, उसकी भी इंपॉर्टेंट क्लिप दिखा दी। तो वो उन्होंने जो बात बोली विवियान ने कि एक्टिंग कर रही है और एक्टिंग ही करी जा रही, कुछ एक्शन बोल के चला गया, कट बोला ही नहीं किसी ने, तो उसका वही चल रहा है। तो इसी तरह ना सारा ने भी उस चीज़ को जज कर लिया था। और मुझे अच्छा लगता है कि जो जज नहीं करते, लेकिन लोग ना लोगों को समझ जाते हैं। और जैसे आज भी वो चाहत जी बोल रही थी हमारे यहाँ तू तड़ाक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सारी एक्टिंग कर रही है, बिग बॉस में दोनों को भी चाहना चाहती हूँ। फिर वो दिल में चाह भी रही थी कि ना हो, वो वाइब आ रही थी जब एंड में बिग बॉस ने बोल दी ना कि अब ये जेल में जाएंगी, साथ एक और बंदा और जेल में जाएगा, तो वो उस टाइम उसका फुल दिल हो गया था कैंसिल ही हो जाए, कैंसिल ही हो जाए, और वो कैंसिल हो गया। अब जेल वाले टॉपिक के अगर ऊपर बात करें ना, तो सबसे पूछा गया कि कौन किसको बचाना चाहता है। तो 3 लोगों ने बग्गा साहब के लिए हाथ उठाया, विशाल, करण और ईशा। ठीक है, बाकी सब ऐसे डामाडोल से थे। लेकिन अब विशाल साहब ने बग्गा साहब ने बोला कि भाभी जी को निकाल दो। तो
अब इन दो लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, अब इन तीन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, लेकिन मैं नहीं करता। मैं ये कहता कि देखो मैंने अपने पॉइंट्स पे सही रहना है। अब सब बोल रहे हैं ना कि महानता के लिए कौन गया है जेल में। महानता के लिए जेल में भाभी जी ही गई थी, ठीक है। बग्गा साहब गुडविल जेस्चर में गए और वो अभी भी दिख रहा है। अब करण जैसे बोल रहा है कि ये बहुत लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को, अगर ये जब तक खुद नहीं बोलेंगे हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। एक बंदा अच्छा कर रहा है, ठीक है, और वो पता है क्योंकि उसके मुंह से हमें कंप्लेंट नहीं सुनने को मिली है, वो खुश है उधर, वो आंदोलन वाकई, वो बंदा वो कहता है ना मैं तिहाड़ जेल में रह गया, वो वाकई रह के आया क्योंकि वो इधर भी खुश है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एक्यूरेट बंदा निकालने वाला बनता है वो बग्गा साहब ही बनते हैं, ठीक है। भाभी जी ऑन दी अदर हैंड वो गई ही सिर्फ सिंपति के लिए थी, तो उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो देखो दो कहानियां चल रही हैं पैरेलली, और दोनों कहानियों में हमें बेहतर सीखने को मिल रहा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है कि एक बंदा जो वाकई ही किसी के गुडविल के लिए जेल काट रहा है, तो तीन लोग अगर उसकी हेल्प करने के लिए वेट हाथ उठा रहे हैं ना, तो जैसे ही उसने बोला ना कि यार आप इनको निकाल दो, तो वो वाकई पलट भी गए। अब अगर यही तीन लोग बग्गा साहब के दोस्त होते, बग्गा साहब के एक्चुअल रिलेटिव्स ही होते, चलो बाप बेटी होती, तो वो कहती नहीं मेरे वाले साहब को निकालो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब इन तीन लोगों ने जिन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया था वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो उन्होंने भी सही किया है। अब एक बंदा जिसको हम बचाना चाह रहे हैं वो बचना ही नहीं चाह रहा, तो हम क्यों बचाएं उसे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि आप कैसे हो। अब आप ऐसे हो कि आप दूसरों के डिसीजंस पे अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हो, तो फिर सही किया उन्होंने। अब मैं दूसरों के डिसीजन से मैं डिसीजन चेंज नहीं करता, मैं बग्गा जी को उधर से निकालता, फिर उसके बाद भले उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता या उनसे फिर कम कर देता, ठीक है। क्योंकि बग्गा जी डिजर्विंग है जेल से निकलना, क्योंकि वो वाकई गुडविल जेस्चर में अंदर बैठे हैं। लेकिन भाभी जी का मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही हैं अंदर, ठीक है। आई नो जैसे उसने लाइन इमोशनल वो हो रही है, अब उसको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन भी हो रही है, और ये उसके लिए बेहतरी ही है, ठीक है। हर जो चीज़ हो रही होती है ना वो इंसान को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए ही हो रही होती है, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जो ट्रू एंटिटी है ना एक, ठीक है, वो चाहती है कि हर बंदा प्योर हो जाए, हर बंदा पाक हो जाए, हर बंदा को डे ऑफ जजमेंट वाले दिन ना गिफ्ट मिल जाए, ठीक है, हेवन का। तो उसके लिए ना वो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बेहतर ह्यूमन बीइंग बने। उसको फिर वो कहते हैं ना सोने की अंगूठी बनाने के लिए पहले सोने को पकाना पड़ता है, सोने को भट्टी में डालना पड़ता है, तो ये भट्टी, ये दुनिया ही भट्टी है वो, ठीक है। अब भाभी जी को जेल में डालो जहाँ वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन रही हैं, और कहीं कहीं वो कनेक्ट भी करा जाती हैं। जैसे आज वो रो पड़ी थी, कहती कि मैं शो में आई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं दूसरे दूसरे कंटेस्टेंट की तरह मैं भी शो में रहना चाहती हूँ। तो वो काफ़ी इमोशनल लाइन उन्होंने मारी, और वो मुझे फील भी हुआ। लेकिन फिर वही बात है ना, वो बेहतर इंसान बन रही है। पहले दिन वो ऐसे लाइन मारती वो फील नहीं हो रहा था, पहले उन्होंने एग्रेशन दिखाया, 2-3 दिन वो फुल गुस्से में फिरती रही हैं, मुझे निकालो ये करो। फिर बीच में उन्होंने यार वो तमिल लड़की कौन है, दिमाग से नाम निकल गया, कृतिका नहीं, श्रुतिका, श्रुतिका के साथ पंगा भी लिया इन्होंने। तो उसके बाद क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर बन रही है। अच्छा, श्रुतिका की बात अगर छिड़ी गई है तो श्रुतिका अपने अपने बच्चे की स्टोरी सुना रही थी, फिर अपनी स्टोरी सुना रही थी, मज़े की स्टोरी थी। श्रुतिका ना मुझे पहले दिन से फेक नहीं लगी, फेक बंदे का पता चल जाता है। मैं तो कभी ये भी, मैं सही बात बताऊँ ना, तो मैंने कभी सीज़न 13 में शहनाज गिल को भी फेक नहीं बोला था, क्योंकि वो जेन्युइन पर्सनैलिटी थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे हाइपर एक्टिव, उनका बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है। अब जैसे वो आज तलाइवा और वो किचन, वो सॉरी, चाय 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 चाय, और जिस तरह वो बात कर रही होती है, मुझे वो जेन्युइन पर्सनैलिटी लगती है, वो फेक नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग रिव्यूअर ये बोल रहे थे, एक दो रोस्टर्स की मैंने वीडियो देखी कि फेक कर रही है, वो फेक नहीं कर रही, वो जेन्युइन है, ठीक है। फिर उसके बाद आज के दिन जो लास्ट वाला दिन था, उस दिन भी आफरीन खान जो है वो शिल्पा जी को बोल रहे थे, कुकिंग वाला जो टॉपिक चल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ये टॉपिक उठेंगे। अभी बंदे बहुत सारे हैं घर में, आहिस्ता आहिस्ता बंदे कम होंगे,
पर्सनैलिटीज़ हाईलाइट होंगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हम भी बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर पाएंगे। पर शिल्पा जी वाकई एक स्क्रिप्टेड पर्सनैलिटी लग रही हैं। उसी तरह क्या नाम है, गुणरत्न साहब भी एक्टर ही हैं, ड्रामे कर रहे हैं, वो दूसरों के एक्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद एक वो पर्सनल लाइफ एक्टिंग में जी रहे हैं। अब मैं विवियान की एक बात को काउंटर करना चाहूँगा। विवियान ने बोला कि 24 घंटे कोई बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता। सर हर बंदा ही एक्टिंग कर रहा है, हर बंदा ही एक्टिंग कर रहा है विवियान सर। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न क्या है कि हर बंदे ने एक करेक्टर बिल्ड किया होता है। इंसान की ना 3 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाता है, एक वो जो अपने घर वालों को दिखाता है, और एक वो जो खुद है वो, ठीक है, वो किसी को नहीं दिखाता वो खुद क्या है। तो ये जो 2 बाकी पर्सनैलिटी ना वो मेंटेन कर रहा है वो, तो वो एक्टिंग ही होती है वो। जैसे गुणरत्न साहब जो हैं, ये एक उन्होंने पर्सोना बनाया हुआ है, और इतने डायलॉग कोई नहीं बोल रहा था, उन्होंने एक पर्सोना बनाया हुआ। अब उसके पीछे उन्होंने रिसर्च की है, मेथड एक्टिंग। बेसिकली इंसान दुनिया में जो चीज़ें कर रहा है वो मेथड एक्टिंग ही कर रहा है, अपने करेक्टर को बिल्ड कर लेता है, फिर वो कहता है कि मुझे अब यही इस करेक्टर में यही यही चीज़ें मुझे अदा करनी है, तभी मैं अच्छा लगूंगा। तो हर बंदा हर वक्त ही एक्टिंग कर रहा है। कभी कभी वो ऑफ द चार्ट चले जाते हैं, फिर उनको जब रियलाइज़ होता है तो फिर वो वापस सॉरी बोल देते हैं, या वापस अपने करेक्टर को परसू कर लेते हैं वहीं से। तो ये चीज़ें हैं। देन उसके बाद और क्या था, बस यही था सारा। बाकी हंस इधर उधर हल्की फुल्की बातें, थोड़ा बोरिंग एपिसोड था, बाकी ठीक था। अगला एपिसोड मैं देखता हूँ, फिर उसका करता हूँ रिव्यू। वो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब।